नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आखिरी पड़ाव पर पहुंचा उत्तरकाशी टनल हादसे का रेस्क्यू अभियान। सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के जल्द बाहर आने की उम्मीद फूंक फूंक कर उठा रही कदम रेस्क्यू टीम। मुख्यमंत्री धामी ने सुरंग में फंसे मजदूरों से की बातचीत। फोन पर बात कर सीएम ने की श्रमिकों की हौसला अफजाई। कहा, आपको सुरक्षित निकालने के लिए पूरी कोशिश जारी। दवाइयों की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पताल। महंगी दवाइयां खरीदने पर मजबूर मरीज। दून अस्पताल में डॉक्टर थमा रहे बाहर की दवा का पर्चा। बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की नई पहल। हर 3 महीने में 100 बेरोजगारों को मिलेगी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के बाद मिलेगा रोजगार। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 41 श्रमिक जल्द बाहर आ सकते हैं। रेस्क्यू अभियान अपने अंतिम चरण में है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सुरंग में फंसे श्रमिकों तक पहुंचा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में फंसे मजदूरों से फोन पर बात कर उनका हौसला बढ़ाया। बता दें कि उन्हें पूरी तरह सुरक्षित बाहर लाने के लिए यहां पूरी टीम कोशिश कर रही है। सीएम ने श्रमिकों के स्वास्थ्य का हाल पूछते हुए कहा कि बस अब कुछ देर और अपना हौसला बनाए रखें। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने सिलक्यारा पहुंचकर टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने टनल में चल रहे राहत बचाव कार्यों के संबंध में जानकारी ली। चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। उत्तरकाशी टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर इस वक्त पूरे देश की नजर टिकी है। इस हादसे ने सबको चौंकाने का काम किया क्योंकि टनल के अंदर 41 मजदूर 12 दिनों से फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कवायद जारी है। चलिए आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर कैसे उत्तरकाशी टनल हादसा सामने आया। तारीख 12 नवंबर, दिन रविवार। उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा था। तभी अचानक सुबह 5:30 पर इस निर्माणाधीन टनल में भूधसाव हो गया, जिसके बाद सुरंग के 70 मीटर क्षेत्र में मलबा आ गया और इस टनल में काम कर रहे 41 मजदूर टनल में फंस गए। जैसे ही खबर फैली तो प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए श्रमिकों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया और सबसे पहले टनल में ऑक्सीजन पाइप डाले गए। तारीख 13 नवंबर, उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर जारी था, जहां एक तरफ पानी के पाइप के जरिए श्रमिकों तक कंप्रेसर से खाना भेजा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मशीन से मलबा निकालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जितना मलबा मशीन के जरिए निकाला जाता उतना ही ऊपर से गिरने लगता। ये देखते हुए हरिद्वार ऋषिकेश से बड़े पाइप टनल के अंदर डालने के लिए मंगवाए गए। तारीख 14 नवम्बर, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 900 mm की व्यास पाइप और ऑगर ड्रिलिंग मशीन साइट पर पहुंचाई गई। ऑगर ड्रिल मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन इस दौरान बोल्डर जैसी बाधाएं भी लगातार ड्रिल मशीन के रास्ते में आती गई, जिससे ऑगर ड्रिलिंग मशीन का कुछ हिस्सा टूट गया। इसके बाद दूसरी ऑगर ड्रिलिंग मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। तारीख 15 नवंबर, अब तक श्रमिकों को टनल के अंदर 72 घंटे बीत चुके थे। श्रमिकों का सब्र धीरे धीरे टूटने लगा था। वहीं टनल में फंसे श्रमिकों के साथी आक्रोशित दिखाई देने लगे, जिस वजह से श्रमिकों और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प हुई। टनल रेस्क्यू की क्लोज मॉनिटरिंग के बाद पीएमओ ने बड़ा फैसला लिया। टनल में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए भारतीय सेना की मदद ली गई और इस फैसले के तहत मालवाहक विमान हरक्यूलिस के जरिए हैवी ड्रिल मशीन साइट पर पहुंचाई गई। तारीख 16 नवंबर, उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन को अब नई तेजी मिली। सुबह हरक्यूलिस विमान के जरिए मंगवाई गई हैवी ड्रिल मशीन को इंस्टॉल किया गया। इसी बीच ये पता लगा कि ये 900 mm के पाइप के कंपन से खतरा पैदा हो सकता है, जिसे देखते हुए स्ट्रेटेजी बदली गई और 800 mm के पाइप टनल के अंदर डाले गए। अमेरिकन ऑगर मशीन ने देर शाम तक 15 मीटर लंबी ड्रिल कर पाइप अंदर सेट कर दिया। ये वही पाइप थे जिनके जरिए मजदूरों को निकाला जाना था। तारीख 17 नवंबर,
आज श्रमिकों को टनल के अंदर पूरे 6 दिन बीत चुके थे। आज सारे दिन अमेरिकन ऑगर मशीन शांत खड़ी रही। अब मशीन को लेकर तरह तरह की चर्चा होने लगी। मशीन को ठंडा करने के लिए रोका गया, मशीन का बेरिंग खराब हो गया और मशीन के रास्ते में कोई कठोर चीज आ गई। तारीख 18 नवंबर। श्रमिकों को रेस्क्यू करने के लिए मंगाई गई ऑगर मशीन पिछले 20 घंटे से बंद पड़ी थी। एक्सपर्ट्स ने बताया कि मशीन में कोई खराबी नहीं है। दरअसल इस हेवी ऑगर मशीन के चलने से होने वाले वाइब्रेशन से टनल के अंदर मलबा गिर रहा है, जिससे टनल के अंदर फंसे श्रमिकों को खतरा हो सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद एक और मशीन इंदौर से मंगाई गई। तारीख 19 नवंबर। अब केंद्र सरकार ने 6 बचाव विकल्पों का प्लान तैयार किया, जिसमें सुरंग के सिलक्यारा छोर, बड़कोट छोर, सुरंग के ऊपर और दाएं बाएं से ट्रोलिंग कर रास्ता तैयार करने का प्लान तैयार हुआ। साथ ही 2 रोबोट्स को भी टनल में भेजने की तैयारी की गई। तारीख 20 नवंबर। इस टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष एनोल्ड डिक्स साइट पर पहुंचे। इस टनल के अंदर रोबोट भेजने और उसके जरिए दूसरी तरफ पाइप डालने के साथ अन्य संभावनाएं तलाशी जाने लगी। इस पाइप के जरिए मजदूरों तक खिचड़ी और मोबाइल चार्जर भी पहुंचाए गए। तारीख 21 नवंबर। रेस्क्यू टीम श्रमिकों तक 6 इंच का पाइप पहुंचाने में कामयाब रही। इस पाइप के जरिए श्रमिकों को खिचड़ी, मोबाइल चार्जर भेजे गए। एंडोस्कोपिक कैमरा भी टनल के अंदर भेजा गया। पहली बार देश ने टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों का चेहरा देखा। तारीख 22 नवंबर। टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग का काम तेजी से चलने लगा था। अचानक मशीन के रास्ते में एक आयरन रॉड आ गई। इसे काटने में करीब 6 घंटे लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना, ये तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर। चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कई बार कह चुके हैं कि किसी भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बाहर की दवाइयां नहीं लिखेंगे, लेकिन दून अस्पताल का हाल इससे बिल्कुल उलट है। यहां कम कीमत पर अपना इलाज करवाने आए मरीजों को बाहर केमिस्ट से दवाइयां लेने का पर्चा थमा दिया जाता है, जिसके चलते मरीजों को मजबूरन महंगे रेट पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। आधी दवाई अंदर की होती है, आधी बाहर की होती है। महंगी दवाइयां खरीदने पर मरीज मजबूर। दून अस्पताल दे रहा महंगी दवाइयों का पर्चा। हाँ मिलती है, बट मोस्टली तो बाहर से ही लेनी पड़ती है, और महंगी दवाइयाँ। महंगे दाम पर दवाइयां लेने को मरीज मजबूर। सास को लेके हॉस्पिटल में आ रखी हूँ यहाँ पे, तो इनको है डायबिटीज़, तो इन्होंने दवाइयाँ मतलब लिखी थी डॉक्टर साहब ने, तो हम बाहर से लेके आए। और दवाई बाहरी से मिल रही है, शुगर की भी, सबकी दवाई बाहरी से मिलती है। कल उन्होंने टेस्ट किया तो टेस्ट ने उन्हें 6-7 हज़ार रुपये ले लिए उन्होंने आराम से। आमतौर पर मरीज प्राइवेट अस्पताल की जगह सरकारी अस्पताल का रुख करता है, ताकि कम खर्च में उनका उचित इलाज हो सके। प्राइवेट अस्पताल का खर्च न उठा पाने के कारण मरीज सरकारी अस्पताल से अपना इलाज करवाता है, जहां कम पैसों में चेकअप होता है और दवाइयां भी अस्पताल से मिल जाती हैं। लेकिन बात यदि उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल यानी दून अस्पताल की करें, तो यहाँ मरीजों को महंगे दामों वाली दवाइयों का पर्चा थमाया जा रहा है, जबकि कई बार उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत खुद इस बात को कह चुके हैं कि सरकारी अस्पताल में कोई भी डॉक्टर बाहर की दवाइयां मरीज को ना लिखे। बावजूद इसके दून अस्पताल में मरीजों को बाहर से महंगे दामों में दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर मरीजों को बाहर की दवाइयों का ही पर्चा थमा रहे हैं। अब बाहर से लिखो दवाई, बाहर से इतनी महंगी महंगी दवाई है, अंदर थोड़ी बहुत दवाई देते हैं बस। अब बाहर गरीब आदमी बताओ बाहर से दवाई ले लेके कहाँ से खाएगा वो, तो यहाँ ये समस्या आ जाता। तो डॉक्टर ने चेक करा, MRI करी, सब पैसा लगाया, उसके बाद हमारे फिर बाहर की दवाई लिखी है बस। थोड़ा आराम है, दवाई खा रहा तो आराम है, ऐसा दवाई बाहर की लिखते हैं सारी। वहीं से लेकर जब CMS अनुराग अग्रवाल से बात की गई, तो उनका कहना है कि कई बार कुछ दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिसके चलते बाहर से दवाइयां डॉक्टर लिख देते हैं। हालांकि CMS अग्रवाल ने जन औषधि केंद्रों से दवाई खरीदने के लिए मरीजों से अपील भी की है, ताकि कम रेट पर उन्हें दवाइयां मिल सके। नहीं देखिए, हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा अस्पतालों में तो दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, लेकिन दून अस्पताल में शुरू से ही एक प्रथा चलती आ रही है कि यहाँ पर हम OPD पेशेंट को भी निःशुल्क दवाई प्रोवाइड कराते हैं।
इसमें करीब हमारी 370 दवाइयाँ हैं जो हम निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं। उसमें हम लोगों ने कल एक ऑडिट भी किया था जिसमें करीब 10 पर्चे हम लोगों ने रैंडमली चेक किए। उसमें लगभग 40 दवाइयाँ लिखी गई थी, सिर्फ 2 उसमें बाहर की दवाई थी जिसके पूछने पर यह पाया गया कि मरीज़ को संज्ञान में लेकर ही वो लिखी गई, क्योंकि उनके बदले की जो दवाइयाँ यहाँ पॉसिबल थी उनसे मरीज़ को फ़ायदा नहीं हुआ था, तो वो मरीज़ को बताकर ही लिखी गई थी। इसके अलावा हमारे सभी डॉक्टर्स को नोटिस दिए हुए हैं इस बात के कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अस्पताल के अंदर की दवाई भी लिखें। वही अनुराग अग्रवाल का कहना है कि अब मरीज जल्द ही अपनी शिकायत दे सकते हैं, इसके लिए शिकायत पेटी लगाई जा रही है। देखिए, ऐसे में हम लोग एक बहुत जल्दी यहाँ एक शिकायत पेटी का भी रखने जा रहे हैं जो कि मरीजों का हक है, और ऐसे में सभी से अपील है कि वो मुझसे भी मिल सकते हैं, आप लोग के माध्यम से मेरे तक बात पहुँचा सकते हैं या किसी भी और उच्च अधिकारी तक बात पहुँचा सकते हैं। इसमें हम अपने डॉक्टर्स को बार बार नोटिस देना और उनको पर्सनल बात भी करना कि इस तरह से बचें। ये पहली बार नहीं जब मरीजों को दून अस्पताल के बाहर से दवाइयां खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा हो। लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आती रही हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग इस पर कितना गंभीर होता है। उत्तराखंड बीजेपी ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने दुग्ध संघ चुनाव के लिए डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चौफाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाई है। विधायक बिशन सिंह चौफाल ने बताया कि प्रदेश के 9 दुग्ध संघ में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। हर जिले से 3 नामों का पैनल बनाकर पार्टी हाईकमान को भेजेगी और पार्टी हाईकमान नामों पर मुहर लगाएगी। दुग्ध संघ का चुनाव है, उसका समय पूरा हो रहा है, कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसलिए उसकी प्रक्रिया चल रही है। कोई भी चुनाव होने के लिए उसका जो कार्यकाल हुआ पूरा, तब सरकार उसमें काम करती है। इसलिए जो अन्य चुनाव वाले निकाय वाले का उसमें परिसीमन का मामला आ रहा है। परिसीमन के माध्यम से सरकार उसको परिसीमन करे, परिसीमन को पूरा होने पर निकाय का चुनाव करे। हमारे दुग्ध संघ में कोई निकाय है, इसका परिसीमन का कोई मामला है नहीं। सरकार इसमें बिल्कुल काम कर रही है, चुनाव प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा ICICI फाउंडेशन के सहयोग से 100 बेरोजगार युवाओं को करीब 3 महीने का स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण कराए जाने की शुरुआत की है, जिन्हें 3 महीने के बाद रोजगार दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि इस नई पहल का मकसद युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। हर 3 महीने में करीब 100 युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण लेने के बाद युवाओं को रोजगार का नियुक्ति पत्र मिलेगा। आज उत्तराखंड वक्फ बोर्ड और ICICI फाउंडेशन के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ है, जिसमें जो ICICI फाउंडेशन है वो हमारे बच्चों को, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग देगा। 72 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर बच्चों को प्लेसमेंट की गारंटी, 100% गारंटी यहाँ से दी जाएगी। ICICI बैंक्स में, कुछ अन्य बैंक्स में उनको बच्चों को जॉब्स दी जाएगी अन्य फील्ड्स में। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। उधर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने एक वोट एक रोजगार आंदोलन के संयोजक प्रवीण काशी का समर्थन देवभूमि में किया है। दरअसल इन दिनों प्रवीण काशी बेरोजगार को रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आंदोलन कर रहे हैं। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाले केंद्र सरकार के वादे पर हल्ला बोल कर रहे हैं। अब इस आंदोलन का समर्थन उत्तराखंड में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने भी किया है। आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार को 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। हमने जो है मौलिक अधिकार के लिए एक बिल जो है बनाया है, और वो बिल जो है तमाम जो अर्थशास्त्री देश के बड़े बुद्धिजीवी सबसे मिल करके जो है वो ड्राफ्टिंग हो रही, और वो जो ड्राफ्टिंग है हम लोग इसमें सत्र से पहले जो है सौंप देंगे। तो वो ड्राफ्टिंग एक एक इंसान के प्रति देश की अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, और ये हम कोई नया नहीं है। इस देश में देश आज़ाद होने के बाद जयप्रकाश नारायण का जब आंदोलन हुआ, उस समय ये बात प्रमुखता से उठी। देखिए, जिस प्रकार से हमारा आंदोलन चल रहा है, भर्ती घोटालों को लेकर जो चीज़ें शुरू हुई थी, आज तक उत्तराखंड सरकार उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करवा पाई। कहने का मतलब है कि हम अगर CBI जांच की मांग करें तो उत्तराखंड सरकार CBI नहीं ला रही। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के भीतर कोई भी नौजवान, कोई भी नेता अगर रोजगार की बात करता है, बेरोजगारों की बात करता है, उनके साथ हम खड़े हैं।
टिहरी में पर्यटन विभाग ने चारधाम मार्ग पर आने वाली दुकान और रेस्टोरेंट के व्यापारियों को एक खास तरह की ट्रेनिंग देने का प्लान तैयार किया है, जिसमें व्यापारियों को खाने की क्वालिटी और हाइजीन पर ध्यान देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश सरकार खाद्य पदार्थों से जुड़े व्यापारियों को दिवस से निःशुल्क ट्रेनिंग दे रही है। देहरादून के जोगीवाला बैरियर पर चेकिंग के दौरान चौकी इंचार्ज द्वारा ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह बालियान से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुस्साए ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह बालियान और उनके सभी साथियों ने मिलकर पुलिस मुख्यालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने बैरियर लगाकर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सभी सदस्य सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और डीजीपी से नेहरू कॉलोनी एसओ मोहन सिंह और जोगीवाला चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग की। हालांकि देहरादून एसएसपी द्वारा जोगीवाला चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन यूनियन की मांग है कि उन्हें सस्पेंड किया जाए। इस पूरे मामले में ट्रांसपोर्ट यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी से मुलाकात की, जिसके बाद डीजीपी अशोक कुमार ने मामले में 25 नवंबर तक जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। और मैं एक ट्रक बंद कर दिया था जोगीवाला चौकी इंचार्ज ने, मैं उस विषय में गया था। ट्रक जैनवल था, तो उसमें जो माल था वो किसी का लेंटर डलना था। केवल मैंने जाके ये रिक्वेस्ट की थी कि इस माल को जो है खाली करा दो आप किसी से भेज के, तो उन लोगों ने मेरे साथ मिसबिहेव किया। जब मैंने उनको कहा कि आपको सीनियर आदमी से बात करने की भी सभ्यता नहीं है, इतना कहना लो, और उन्होंने मेरे को एक दरोगा सिपाही से एकदम अंदर खींच लिया। मैं गेट में खड़ा था चौकी के, और मेरे को जो है एक गुंडे की तरह लगातार पीटना शुरू किया, जिसमें मेरे को इस कान में काफ़ी चोटें हैं। ये पूरा मेरा हिस्सा सूज रहा था, अब तो कुछ सूजन कम होगी। राजधानी देहरादून में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे छात्र का शव संदिग्ध हालत में फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। बता दें कि छात्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है। युवक की मौत पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिवार ने कॉलेज में ही साथ पढ़ने वाले विधायक पुत्र समेत 3 छात्रों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं परिवार की तहरीर के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मैंने गंभीर आरोप इस बेस पे लगाए हैं कि मेरा बच्चा सुबह 8 बजे रूम में जाता है और रात में मैं जो रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, जब तक पुलिस नहीं जाती उसके बाद तक वो कमरे से बाहर नहीं निकलता है। मैंने उसके घर रूम के अंदर एक पानी की बोतल तक नहीं है, तो क्या बच्चा कमरे में जाएगा, पानी तक नहीं पिएगा? देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई थी 112 के माध्यम से कि प्रेम नगर क्षेत्र में एक लड़के द्वारा जो है सुसाइड कर लिया गया है। इस संबंध में मौके पर जब गए थे तो वहाँ पर जो मकान मालिक है और उनकी उपस्थिति में शव को उतारा गया और उसका पंचायतनामा किया गया। आज जो है उसका जो है पोस्टमार्टम कराया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आखिरी पड़ाव पर पहुंचा उत्तरकाशी टनल हादसे का रेस्क्यू अभियान। सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के जल्द बाहर आने की उम्मीद फूंक फूंक कर उठा रही कदम रेस्क्यू टीम। मुख्यमंत्री धामी ने सुरंग में फंसे मजदूरों से की बातचीत। फोन पर बात कर सीएम ने की श्रमिकों की हौसला अफजाई, कहा आपको सुरक्षित निकालने के लिए पूरी कोशिश जारी। दवाइयों की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पताल, महंगी दवाइयां खरीदने पर मजबूर मरीज। दून अस्पताल में डॉक्टर थमा रहे बाहर की दवा का पर्चा। बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की नई पहल। हर 3 महीने में 100 बेरोजगारों को मिलेगी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के बाद मिलेगा रोजगार।